वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, यानी कि किसी वीक पैथोजन को या किसी इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी के अंदर डाल देना, ताकि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म या जिसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है उस पैथोजन के खिलाफ डेवलप कर सके। ये होता है वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना। वैक्सीनेशन का मतलब, मान लीजिए कोई इंसान बीमार है और जो इंसान बीमार है उसे अगर हम कोई वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन यानी कि कोई भी एंटीजन वाला मटेरियल आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाल रहे हो। अब ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है और इम्यूनिटी अपना रिस्पॉन्स जरूर शो कराती है जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है बॉडी में, एंड देन उसे मेमोराइज करके रखती है। जो बॉडी में WBCs वाले सेल्स होते हैं ना, वो उस जो भी प्रोटीन या एंटीजन बॉडी के अंदर आता है उसे वो मेमोराइज करके रखता है कि ताकि अगर ये नेक्स्ट टाइम पे आ सके तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है वो डेवलप रह सके। यही होता है वैक्सीनेशन। जबकि इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यूनिटी को बढ़ाना। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी या उसका जो इन्फेक्शियस डिजीज होने का जो चांस होता है उसका रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट किया जाता है, वो है इम्यूनाइजेशन। क्योंकि ये पूरा यूनिट वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे होने वाला है तो क्यों ना पहले हम डिफरेंस ही देख लें। वैक्सीनेशन तो प्रोसेस होता है, जबकि इम्यूनाइजेशन उस वैक्सीनेशन का रिजल्ट होता है। एक इंसान की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्ट होती है वैक्सीनेशन की वजह से, और इम्यूनिटी का मतलब होता है डिजीज के साथ फाइट करने की क्षमता। वैक्सीनेशन इज अ वे टू अचीव इम्यूनाइजेशन, जबकि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बॉडी के लड़ने की क्षमता, उसको डिजीज को कंट्रोल करने का रेजिस्टेंस। वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन आएगी या नहीं आएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इम्यूनाइजेशन से बॉडी जो है वो किसी इंफेक्शन से जरूर प्रोटेक्ट रहती है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है। देखो, हमारे एनवायरनमेंट में अनकाउंटेबल पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो इंसान की बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। अनकाउंटेबल पैथोजेंस इन्फेक्टिंग ह्यूमन। इंसान को इन्फेक्ट करेंगे तो इंसान के अंदर डिजीजेस तो आएंगे ना, लेकिन अगर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहा तो इंसान तो हमेशा बीमार ही पड़ा रहेगा। इसलिए हमारी बॉडी में एक नेचुरली सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड होता है जो बनाते हैं हमारी बॉडी के WBCs। हमारी बॉडी के WBCs एक रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं बॉडी में। रेजिस्टेंस किस तरह से कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर आएगा तो उसे किल करेंगे WBCs, ताकि फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स WBCs को ही कहा जाता है, और WBC जो होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं। हमारे ब्लड के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं WBCs। जो बॉडी में WBCs होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक में हमारे पास मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स आते हैं, जबकि दूसरी तरफ मेमोरी सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का बी इसलिए क्योंकि वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स में टी का मतलब ये है कि वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। ठीक है, जो ये मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स वाले हमारे पास WBCs होते हैं, ये किसी भी जगह पर एकदम से आ जाते हैं और वहां पर एकदम से अपना डिफेंस सिस्टम शुरू कर देते हैं, जबकि लिम्फोसाइट जो होते हैं वो मेमोराइज करके रखते हैं। अगर वो किसी के साथ किसी को अटैक करें, किल करें, तो वो उन सेल्स को मेमोराइज करके रखते हैं। लेफ्ट साइड वाले मेमोराइज करके नहीं रखते। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं
ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, यानी कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज की मदद से इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स दो किस्म के हैं, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल जो होते हैं वो किलर टी सेल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि किलर टी सेल्स डायरेक्टली जाके पैथोजेंस को किल करते हैं। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, जहां पर हमारी बॉडी के फिजिकल बैरियर्स, इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग या लंग्स के अंदर का जो म्यूकस है, इनेट इम्यूनिटी इसे कहा जाता है। ये वो जैसे मान लो स्किन हमारी एक किस्म से वो पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकेगी, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर अगर हम गलती से किसी पैथोजन को इनटेक कर देते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर का म्यूकस उसे किल करने में मदद करेगा, एंड अगर हम कुछ इनहेल कर रहे हैं इन्फेक्टेड तो लंग्स उसे कंट्रोल कर देगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कुछ नहीं बना तो आगे जो होगा वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे काम आएगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आ जाते हैं WBCs, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एओसिनोफिल्स। ये हमारे पैथोजन के साथ लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये भी असमर्थ हो जाते हैं तो बी सेल्स या बीटा सेल्स और टी सेल जो है वो आ जाते हैं फ्रेम में और ये उस पैथोजन को किल करने में मदद कराते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर इधर सेंटर तक, बॉडी के सेंटर तक आना है तो पहले उसे काफी सारी लेयर्स से होके गुजरना पड़ेगा। अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो उसे ये पहली वाली लेयर के साथ लड़ना पड़ेगा। और पहली वाली लेयर कौन सी है स्टूडेंट्स? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि फिजिकल बैरियर, स्किन का मैंने आपको, इंटेस्टाइन के अंदर का म्यूकस और लंग्स के अंदर का म्यूकस। लेकिन अगर ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रोक नहीं पाएगा तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आके पैथोजन अटैक करेगा। वहां पर WBCs, मैंने जो आपको टाइप्स बताए, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा, वो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, किल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब WBCs की सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी असमर्थ हो जाती है तो पैथोजन एडवांस करता है बॉडी के अंदर सेल की तरफ, सेल में भी अंदर न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना चाहता है। फिर आते हैं हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड वाले सेल जिन्हें कहा जाता है बी सेल्स। तो बी सेल्स आके जो है वो इस पैथोजन को किल करने में मदद करेंगे, एंटीबॉडी रिलीज करेंगे। जब ये भी काम नहीं कर पाएंगे फिर लास्ट में आ जाएंगे टी सेल्स, और टी सेल्स को जगाने के लिए किल करने वाले किलर टी सेल्स हैं, लेकिन जगाने वाले हेल्पर टी सेल्स हैं। हेल्पर टी सेल्स किलर सेल्स तक मैसेज हमारा पहुंचाते हैं और उस पैथोजन को किल कराने में मदद कराते हैं। लेकिन अगर पैथोजन किलर टी सेल्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो अगली बारी हमारी बॉडी के ये सेल्स, टी सेल्स और बी सेल्स याद रखेंगे कि वो कौन सा पैथोजन आया था जिसने हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज किया। बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों को डेंजरस डिजीजेस या डेडली डिजीजेस से बचाया जा सके। डिजीज बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं करना है, उस डिजीज का बस एक वीकेंड फॉर्म बॉडी के अंदर डालना है ताकि बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाना ऑलरेडी शो कर सके। इसलिए रिसर्च और प्लानिंग की जाती है, एंटीजन का सिलेक्शन किया जाता है। एंटीजन डिजीज का वो पार्ट होता है जिसे हमारी बॉडी पहचानती है और इम्यून रिस्पॉन्स शो कराती है। फिर वैक्सीन डेवलप कराई जाती है, उसके टेस्ट्स एंड ट्रायल्स होते हैं, फिर उसे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आइडियल वैक्सीन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देनी चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि आज वैक्सीन दी और फिर हर 6 महीने के बाद वो वैक्सीन लगानी पड़ेगी, उसे एक आइडियल वैक्सीन नहीं कहा जाएगा। ये दोनों ही ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी इंसान को देनी चाहिए, मतलब ह्यूमोरल डिफेंस भी इंसान बिल्ड कर सके और सेल की इम्यूनिटी भी बढ़नी चाहिए।
हाइपर सेंसिटिविटी या ऑटो इम्यूनिटी नहीं आनी चाहिए। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब सेल्स को किल करने की जरूरत है भी नहीं उस टाइम पे भी वो एक्टिवेटेड ही है। आइडियल वैक्सीन सेफ होनी चाहिए, एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे इजिली स्टोर किया जाना चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन्स तो काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं, जैसे किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, कंजुगेट, रिकॉम्बिनेंट, डीएनए वैक्सीन और एडिबल वैक्सीन। एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन्स इस सर्टेन टाइप की हैं और इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे किल्ड वैक्सीन से। किल्ड वैक्सीन्स में, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि किल्ड वैक्सीन्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर जो भी पैथोजन होगा उसका जो एंटीजन होगा वो किल्ड फॉर्म में डाला जाएगा। मतलब उसे कंप्लीटली इनएक्टिवेट करके जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का जो एंटीजन है या ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली ही बॉडी के अंदर किल करके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डाला जाएगा। जैसे फॉर्मलिन, क्लोरोफॉर्म, फिनोल, यूवी रेज या हीट डिनेचर से, इन तरीकों से हम उसे किल कर देंगे एंड वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा सेफ और ज़्यादा स्टेबल होती है, साथ में चीपर है और इसे स्टोर करना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। जबकि इसकी डिसएडवांटेज ये है कि वीकर इम्यून सिस्टम पे अपना रिस्पॉन्स इजीली नहीं दिखा पाती या वीकर इम्यून सिस्टम इसे बॉडी में इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये सिर्फ ह्यूमोरल यानी कि बॉडी के अंदर के फ्लूइड में ही इम्यूनिटी लाती है, सेल के अंदर इम्यूनिटी नहीं डालती। और ऐसी वाली वैक्सीन्स को के लिए बूस्टर लेना पड़ता है कि एक बारी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इसके बूस्टर डोजेस लेने पड़ते हैं। कॉलरा, फ्लू, हेपेटाइटिस ए, जापानीज एनसेफेलाइटिस, प्लेग, पोलियो और रैबीज की जो साल्क वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन जो होती है वो किल्ड वैक्सीन फॉर्म की ही वेरिएंट है। नेक्स्ट टाइप है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन में लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब लिविंग ही बैक्टीरिया या पैथोजन को बॉडी के अंदर डालो तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर से वो डिजीज कॉजिंग क्षमता को खत्म कर दिया जाएगा। उसे बॉडी के अंदर तो डाला जाएगा लेकिन उसे थोड़ा वीकर फॉर्म में कर दिया जाएगा ताकि वो बॉडी के अंदर ग्रो ना हो सके और अपना कल्चर ना बना सके और डिजीज ना कॉज कर सके। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसको किल्ड वैक्सीन की तरह बूस्टर डोज नहीं देना पड़ता। एक ही डोज में काम हो सकता है, बॉडी इम्यूनिटी गेन कर सकती है सर्टेन डिजीज के लिए। लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, बूस्टर नहीं चाहिए इसको, लेकिन ये होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसीलिए इसका हमेशा कम डोज देना पड़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप ह्यूमन बॉडी के अंदर डालो तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस से, अगर उसने अपनी वही डिजीज कॉजिंग क्षमता को वापस गेन कर लिया तो वो तो डिजीज कॉज करेगा। इसलिए थोड़ा सा दो और थोड़े में ही इफेक्टिव रहेगा। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि क्या पता थोड़े ही वैक्सीन, थोड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप बॉडी के अंदर डालो और वो वापस से बिल्कुल अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाए। वीक इम्यूनिटी वाले इंसानों को ये वाली वैक्सीन्स नहीं दी जा सकती और इन्हें रेफ्रिजरेशन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जबकि किल्ड वैक्सीन में ऐसा था कि उन्हें स्टोर करने की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और थी भी वो चीपर, इनकी स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल्स आती है मीजल्स के लिए जो वैक्सीन आती है, मम्स, रूबीला, देन पोलियो की सेबिन वैक्सीन, हालांकि साल्क हमने पढ़ लिया किल्ड वैक्सीन में थी, येलो फीवर और बीसीजी जो टीबी के लिए वैक्सीन दी जाती है। ये सारी वैक्सीन जो होती है वो लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन की फॉर्म्स में ही आती है। थर्ड टाइप है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन यानी कि एंटीजन का कोई एक पार्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाएगा। अब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसी बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी एकदम से अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो कराने लगेगी। उस तरीके की जो वैक्सीन्स होगी वो सब यूनिट वैक्सीन्स कहलाएंगी।
सब यूनिट वैक्सीन भी 3 किस्म की हो सकती है। या तो डायरेक्टली कोई टॉक्साइड को हम सब यूनिट बना सकते हैं, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स शुगर जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं, या फिर किसी पेप्टाइड सब यूनिट वैक्सीन बनाई जा सकती है। टॉक्साइड में हम वैक्सीन को तैयार तो करते हैं, लेकिन कोई हम अपने पैथोजन के अंदर से कोई टॉक्सिन का सब यूनिट लिया जाता है। ऐसा टॉक्साइड क्या होता है? बेसिकली टॉक्साइड एक हार्मलेस किस्म का टॉक्सिन होता है, और डिप्थीरिया जो होता है ना, डिप्थीरिया की जो वैक्सीन होती है वो टॉक्साइड सब यूनिट वैक्सीन होती है। पॉलीसेकेराइड सब यूनिट वैक्सीन में किसी शुगर मॉलिक्यूल को, किसी कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल का सब यूनिट लिया जाएगा और उससे वैक्सीन तैयार की जाएगी। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन या सैल्मोनेला टाइफी को किल करने के लिए जो वैक्सीन आती है वो भी पॉलीसेकेराइड सब यूनिट वैक्सीन होती है। पेप्टाइड सब यूनिट वैक्सीन में हमारे पास किसी पेप्टाइड को लिया जाएगा। अब ये पेप्टाइड जो होगा अगेन किसी माइक्रोबियल एंटीजन से लिया जाएगा जो कोई डिजीज कॉज कर सकता है ना, लेकिन इसको थोड़ी वीकेंड फॉर्म में लिया जाता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। SPF 66 एंटी मलेरियल वैक्सीन, इसकी कुछ टाइप्स हैं। अब बारी आती है कंजुगेट वैक्सीन की। कंजुगेट नाम से ही सजेस्ट करता है कि कोई दो चीजों को आपस में मिलाना है। अब दो चीजें क्या होंगी? एक होगा एंटीजन, ये वही एंटीजन होगा जो किसी पैथोजन से लिया जाएगा, ठीक है, पुअर फॉर्म में, मतलब वीक एंटीजन को हम लेंगे और मिक्स कराएंगे किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ। एंटीजन प्लस कैरियर मॉलिक्यूल कोई ऐसा प्रोटीन होगा जिसे ऑलरेडी हमारा इम्यून सिस्टम जानता होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पुअर एंटीजन्स को बॉडी में डालेंगे तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा नहीं। अब पुअर एंटीजन को किसी कैरियर कॉम्प्लेक्स के साथ डालेंगे तो बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स शो कराएगी। तो ये जो वैक्सीन तैयार की जाएगी ये होगी कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन की जो सबसे कॉमन टाइप आती है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन, जो कंजुगेट फॉर्म में होती है। 5th टाइप है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में वैसे जीन्स या डिजायर्ड एंटीजन्स, जो भी पैथोजन होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके सर्टेन जीन्स को किसी वेक्टर के अंदर डाला जाएगा। वो वेक्टर बैक्टीरिया हो सकता है या कोई भी और वेक्टर हो सकता है। उनके अंदर उन जीन्स को डाला जाएगा। पैथोजन नहीं लेना है डायरेक्टली, कोई दूसरा बैक्टीरिया ले लो और बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स डाल दो। अब उससे जो वैक्सीन तैयार होगी उसे कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, रैबीज और मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो जर्नली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ही होती है। जीन को जर्नली इन केसेस में यीस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस यीस्ट को ऑर्गेनिज्म के अंदर विद जीन ट्रांसफर किया जाता है, और ये वाली वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इस वैक्सीन का फायदा ये है कि हमें पूरा का पूरा एंटीजन नहीं डालना पड़ेगा। हम इनफैक्ट सिर्फ कोई जीन डालेंगे जिसमें उस पैथोजन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ताकि बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स पहले ही तैयार कर ले, ठीक है। और पैथोजन का वापस जिंदा होने का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता है, इसीलिए ये वैक्सीन फायदेमंद है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा लार्ज स्केल में करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये कॉस्टली है। अब डीएनए वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जहां पर डीएनए की किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास करके ये वही डीएनए का सीक्वेंस होगा जिसे एंटीजेनिक प्रोटीन का पता होगा, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी कि पैथोजन के अंदर वाला वो एंटीजन का प्रोटीन कौन सा है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ प्रोटीन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रोटीन को इम्यूनोजन करता है। एडवांटेज इसकी ये है कि वो जो प्रोटीन की इम्यूनिटी ये बढ़ाएगा ये ह्यूमोरल और सेल दोनों के अंदर हो सकती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, हर्पीस और HIV वायरस की जो वैक्सीन होती हैं वो डीएनए वैक्सीन्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स में बेसिकली क्या किया जाता है कि ऐसी जीन्स जिनके पास एंटीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है, उन जीन्स को किसी फ्रूट के अंदर या किसी फॉरेन एंटीजन के अंदर डाल दिया जाता है।
जैसे कि ट्रांसजेनिक टोबैको तैयार किया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, या बनाना के अंदर हेपेटाइटिस बी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से वैक्सीन तैयार की जाती है। हमने क्या किया कि ह्यूमन की बॉडी में एंटीजन को डाल दिया। अब एंटीजन किसी भी फॉर्म में डाला, चाहे वो एडिबल फॉर्म में डाले, चाहे वो डीएनए के साथ इंफॉर्मेशन डाले, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में डाले, किसी के साथ मिक्स यानी कि कंजुगेट फॉर्म में डाले, या फिर उसका कोई सब यूनिट डाले, लाइव फॉर्म में डाले, या फिर डेड फॉर्म में डाले, तो वो होंगे एंटीजन्स। बस उन्हें बॉडी के अंदर पहुंचाना है, इंजेक्ट करना है। बॉडी के मेमोरी सेल्स ऑटोमेटिकली उसे मेमोराइज करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना जनरेट कर देंगे और हमारी बॉडी इम्यूनिटी हासिल कर देगी। तो ये था वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीनेशन के टाइप्स के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।